हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम लेक्चर 8 स्टार्ट करने वाले हैं और लेक्चर 8 की जब हम बात करेंगे तो उससे पहले हम जानेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर की। हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है क्या, ये इसका क्या रोल है और कौन सी एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट करती है, वो सारी चीज़ जानने से पहले थोड़ा ब्रीफ देखते हैं कि हमने क्या देखा, फिर वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। कि अगर हम बात करें अंटिल 1976 की, 1976 से पहले 42nd अमेंडमेंट से पहले की बात है। तो हमारा जो एजुकेशन का जो डिवीजन था स्टेट और सेंटर के बीच में, तो स्टेट के पास क्या पावर थी? स्टेट के पास आपकी स्कूल एजुकेशन एंड इट्स कैरिकुलम फॉर्मेशन, सारा कुछ पावर स्टेट के पास थी। और सेंटर के पास क्या पावर थी? सेंटर के पास पावर थी पॉलिसी गाइडलाइंस की ओनली, जो क्या क्या पॉलिसीज रखनी है उसकी गाइडलाइंस देने की बात थी टिल 1976। क्योंकि अगर हम 1976 तक की बात करें तो एजुकेशन हमारा जो सब्जेक्ट था ये स्टेट लिस्ट में आता था, तो मेजर पावर स्टेट के पास थी। बट ये इस केस में स्टेट की अगर हम बात करें तो क्या पावर, सेंटर पावर हमने ये देखी। फिर जब हमारा ये पावर थी तो हमने देखा कि पहली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई वो 1968 में आई। तो ऐसी ही सिचुएशन थी और ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस थे जब हमारे पास पावर स्टेट के पास ज़्यादा थी, तो सेंटर ने सिर्फ पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया। और वो फर्स्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशन की जो बात हुई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में जो बनी, उसमें एक्चुअली जो भी पॉलिसी बनती है उसके बाद जो मैंने बताया कि करिकुलम फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाता है। तो इसके बाद जो एनसीएफ आया, जो करिकुलम बनाया गया, करिकुलम फ्रेमवर्क, जो ओवरऑल जो डिजाइनिंग थी एनसीईआरटी ने दी, मीन्स ये मॉडल दिया था एनसीईआरटी ने, और ये करीब 1975 में आया। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो कब आया है? ये 1975 में आया। किसने डिजाइन किया? ये एनसीईआरटी ने डिजाइन किया। और ये होता क्या है, देखिए, पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पॉलिसीज की फ्रेमवर्क होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, ये पैटर्न ऐसे ऐसे रखना है। बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म जो होती है वो उसका करिकुलम, क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसे कैसे उसको डिलीवर किया जाएगा, क्या क्या टीचिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या क्या स्टूडेंट्स का इनटेक इस तरह से होना चाहिए, वो सारा कुछ डिसाइडिंग एजेंसी होती है एनसीईआरटी। सबसे पहले 1975 में आया। ये भी ज़्यादा पावरफुल टूल नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मेजर पावर अगर देखा जाए तो स्टेट के पास थी। तो इम्प्लीमेंटेशन पावर उस टाइम पे स्टेट के पास थी और करिकुलम की मेजर पावर इम्प्लीमेंटेशन की स्टेट के पास थी, क्योंकि टिल 1976 हमारा जो एजुकेशन था हमारा स्टेट का सब्जेक्ट था। और जबकि स्टेट का सब्जेक्ट होते हुए तो ये सारी चीज़ें जो थी इस तरह से डिवाइड थी स्टेट और सेंटर के बीच में कि मेजर पोर्शन ऑफ द एजुकेशन का जो था वो स्टेट के पास था। तो उसी ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस में सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है 1968 में, और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनसीईआरटी करिकुलम डिसाइड करती है कि इस तरह से रहेंगे। उसको फिर फॉलो स्टेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ और पावर्स। तो सबसे पहले एनसीईआरटी 1975 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लेके आती है। फिर आगे क्या होता है, जब हम 1976 की बात करते हैं, इस टाइम पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है और एजुकेशन जो सब्जेक्ट है ये कंकरेंट लिस्ट में चला जाता है। तो कंकरेंट लिस्ट में अगर ये चला जाएगा तो अब जो पावर है वो डिवाइडेड हो जाएगी, इक्वल डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो इस जो सेंटर के पास मेजर पावर आ जाएगी। अब सबसे पहले इसके बाद जो 1986 में अगली जो पॉलिसी आती है, द फर्स्ट टाइम होल कंट्री के लिए जो एजुकेशन पॉलिसी आती है वो 1986 में आती है, नेशनल
पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। सिमिलर जब कोई पॉलिसी आएगी तो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक करिकुलम फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाएगा। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाता है, वो आता है 1988 में। जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में आई थी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1988 में आता है। इसको अगेन कौन डिसाइड करता है? एनसीईआरटी। सिमिलर नेक्स्ट आपने देखा कि हमने 1992 में इसी पॉलिसी को मॉडिफाई किया जाता है, मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। जब ये मॉडिफाइड होती है तो अगेन इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अगला करिकुलम फ्रेमवर्क आता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000। तो 2000 में आता है ये। फिर इसी करिकुलम फ्रेमवर्क को 2005 में फिर से क्या किया जाता है? 2005 में इसको रिवाइज किया जाता है, रिवाइज्ड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000। तो 2000 जो चल रहा था उसके करिकुलम फ्रेमवर्क को फिर से रिवाइज किया जाता है 2005 में। तो ये हो जाता है एनसीएफ 2005। आगे हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी जो रिसेंट में आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब ये आई है तो इसको भी इंप्लीमेंट करने के लिए एनसीईआरटी क्या करेगी? आपका एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लेके आएगी। तो अभी अभी आप न्यूज में है, रिसेंटली 1-2 महीने पहले ही न्यूज में रहा है, ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023। तो ये ड्राफ्ट क्या है? ये ड्राफ्ट किया जा रहा है, मींस फीडबैक लिया जा रहा है स्टेक होल्डर्स से, स्टूडेंट से, रिसर्चर्स से, साइंटिस्ट से, कि हम ऐसे ऐसे रखने वाले। आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक दीजिए, अपना इनपुट दीजिए, और फिर उसके सारे इनपुट्स को कंसीडर करते हुए फाइनल जो ड्राफ्ट के बाद एक फाइनल एनसीएफ आएगा 2023 दिसंबर तक। तो आपने देखा कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए उसके बाद उसका एक करिकुलम फ्रेमवर्क भी आया है। सबसे पहला जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी, और उसका जो करिकुलम फ्रेमवर्क जो आया था वो 1975 में आया था। तो तब तक ये दोनों ही जो चीजें आई, तब तक हमारा जो एजुकेशन था वो स्टेट का सब्जेक्ट था। तो मेजर जो पावर थी वो स्टेट के पास थी। तो बहुत ज्यादा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में वो नहीं डिजाइन कर पाए। बट जब 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, तो उसके बाद उसको प्रॉपरली जैसा हमें चाहिए उस तरह से आगे जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई, वो जो सेंटर के अकॉर्डिंग ये डिसाइडेड हुई। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी का हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें हमने एक टर्म देखी, नेशनल एनसीईआरटी। तो ये क्या है? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानिए। इट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनोमस मींस इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये इसका जो फंक्शनिंग है ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी से इसका एफिलिएशन नहीं है। अपने आप में ये फुल बॉडी है जो अपने डिसीजंस ले सकती है आगे एजुकेशन के लिए, फर्दर एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए। ये स्टेब्लिश होती है 1961 में अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में ये एज ए सोसाइटीज रजिस्टर होती है, स्टेब्लिश होती है 1961 में। इसके अगर हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में।
इसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ये इस एजेंसी का, इस बॉडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव इसका टू डिजाइन एंड सपोर्ट ए कॉमन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कॉमन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब बहुत सारे स्टेट्स हैं, कंट्री हमारा बड़ा डाइवर्स है, उसके लिए एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम दे पाए, इसको डिजाइन करना, इस सिस्टम को सपोर्ट करने का काम इसका एनसीईआरटी का होता है। और फर्दर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, सो इट डेवलप्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसकी हम आज स्टडी कर रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज डेवलप्स बाय विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एनसीईआरटी। और ये क्या करता है, ये अगर इसकी बात करें, एनसीएफ की बात करें, ये क्या करता है, प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक्स एंड स्कूल करिकुलम तो इसका अल्टीमेटली जो टारगेट हो गया, बात कर रहे हैं एनसीईआरटी का, तो ये क्या हो रहा है, प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स कैसी होंगी एंड स्कूल का करिकुलम क्या होगा, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो एनसीईआरटी आपसे पूछा जा सकता है, इट इज कब स्टेब्लिश हुई, 1961 में स्टेब्लिश होती है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, मतलब एज ए सोसाइटी रजिस्टर की जाती है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ऑटोनोमस बॉडी है। ऑब्जेक्टिव इसका हमने देख लिया, कई सारे इसके रोल्स हैं। हम मेजरली एनसीएफ पे बात करने वाले हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम एनसीएफ को थोड़ा बहुत ज़्यादा पुराने वाले जो एनसीएफ्स हैं, जो कब आए, उनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, बट उसका जो मेजर क्रक्स है वो हमें पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि एनसीएफ की बात कर रहे हैं, तो ये कब आए हैं। सबसे पहले तो इनका ईयर हमें पता होना चाहिए। पहला एनसीएफ आता है आपका 1975 में, दूसरा एनसीएफ आता है आपका 1988 में, तीसरा एनसीएफ आता है आपका 2000 में, चौथा एनसीएफ आता है आपका 2005 में, और रिसेंट 2023 की बात चल रही है। अभी ड्राफ्ट हुआ है, फाइनल नहीं आया है। तो ये करंट का टॉपिक है, तो पूछा जा सकता है, इसका आपको क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। इस पर्टिकुलर एनसीएफ से रिलेटेड जो मेजर उसका जो रोल है वो पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम एनसीएफ 1975 की बात करें, एनसीएफ 1975 की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या हुआ कि जनरल साइंस एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट एंड एक्टिविटी बेस्ड इंटीग्रेटेड साइंस रिकमेंडेड अप टू क्लास 10th। इसमें जो मेजर, अगर इसकी जो अचीवमेंट की और ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो इसमें बोला गया जनरल साइंस पे इन्होंने फोकस किया एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट टिल 10th। तो आज भी चल रहा है, आप देखते हैं साइंस सब लोग 10th तक पढ़ते हैं कंपलसरी। और दूसरी बात इन्होंने बोली कि एक्टिविटी बेस्ड इंटीग्रेटेड साइंस रिकमेंड करने की बात की। इन्होंने कही कि साइंस अगर आप पढ़नी है तो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, मींस प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो साइंस है वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में ही ना हो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो विद प्रॉपर डेमो टाइप, मींस कुछ किसी एक्टिविटी से कुछ ऐड करके उसको सही से रिकमेंडेशंस, एक्टिविटी बेस्ड साइंस की बात की इन्होंने। ये दो मेजर चीजें एनसीएफ 1975 में हम देख सकते हैं। आगे एनसीएफ आता है हमारा 1988 में। तो 1988 में जो एनसीएफ आता है तो उसमें भी साइंस करिकुलम की बात की, और साइंस करिकुलम के बाद उन्होंने बोला कॉग्निटिव और अफेक्टिव लर्निंग आनी चाहिए, मतलब एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए तो कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव लर्निंग हो, मीन्स
साइंस करिकुलम तो होना ही चाहिए। इन्होंने जो पहले साइंस करिकुलम जो एनसीएफ ने रिकमेंड किया था उसको इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, बट साथ में इन्होंने बोला कि जो लर्निंग है हमारी, लर्निंग कॉग्निटिव होनी चाहिए एंड अफेक्टिव होना चाहिए। तो कॉग्निटिव का मतलब हो गया रीजनिंग वाली, मींस उसमें वाई हाउ ये चीज आनी चाहिए। मींस जैसे ऐसा नहीं कि रोट लर्निंग हो गया, कंसेप्ट आया और आपने बस मग कर लिया। वो आपको उसको प्रॉपर रीजनिंग पावर आपको डेवलप होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम ये चीजें हुई हैं तो कब हुई हैं, कैसे हुई हैं, क्यों हुई हैं, वो सारी चीज हमें अंदर आनी चाहिए। अफेक्टिव लर्निंग का मतलब होगा जब आप उसको सिखाओगे तो उसे किसी रियल लाइफ इवेंट से जोड़ोगे। कोई भी पर्टिकुलर चीजें सिखाने वाले हो तो आपको बस वही मगिंग नहीं करानी है उसको किसी पर्टिकुलर रियल लाइफ, क्योंकि साइंस की बात है तो रियल लाइफ की बात होगी, तो उसे रियल लाइफ से जोड़ के उन्हें वो चीजें बतानी है। तो ये ही जो पहले ऊपर चीजें बताई गई वही चीजें एनसीएफ 98 में कैरी फॉरवर्ड कर दी, क्योंकि मोर और लेस सेम ही था। बट क्योंकि आपको पता है कि ये एनसीएफ आया 98 तब आया जब सेंटर के पास ज्यादा पावर हो गई थी, तो उस केस में उनको ज्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए, यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट करने के लिए मोर और लेस चीज तो सेम रही, बट उसका जो स्पेक्ट्रम था वो बढ़ गया, वाइड हो गया। तो अगला हम अगर देखें जो एनसीएफ 2000 में क्या होता है, एनसीएफ 2000 की बात कर लेते हैं। इसमें टीचिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात हो गई। पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज इन द प्राइमरी रिकमेंडेड। तो इन्होंने क्या बोला कि जो साइंस है, जो साइंस की बात हो रही है, साइंस की जो बात हो रही है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का मतलब थोड़ा अपग्रेड बढ़ गए हम। जैसे अब साइंस की बात कर रहे हैं, बेसिक साइंस, तो टेक्नोलॉजी में कुछ नए टॉपिक्स जैसे स्पेस की बात हो गई, जैसे बायोटेक्नोलॉजी की बात हो गई, इस तरह की जो चीजें थी इनको भी इन्होंने इंक्लूड किया। और इन्होंने बोला कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, और इन्वायरमेंट स्टडीज की इंक्लूजन की बात थी, इन्वायरमेंटल स्टडीज को भी इंक्लूड किया जाए। और ये कहां से स्टार्ट किया जाए, फ्रॉम प्राइमरी ऑनवर्ड्स। इन्वायरमेंटल स्टडीज में जैसे अगर हम प्राइमरी की बुक्स देखेंगे तो वहां पे बहुत बेसिक सी चीजें हैं, सराउंडिंग्स क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, आसपास की चीजें कैसे टच करते हैं, कैसे, ये बेसिक सी चीजें प्राइमरी ऑनवर्ड्स इन्वायरमेंटल स्टडीज की स्टार्ट हुई। 2005 की अगर हम बात करें, एनसीएफ 2005 की अगर हम बात करें, इसमें थोड़ा सा, जैसे अब हमने देखा कि बच्चों पे बहुत ज्यादा बर्डन, पढ़ाई, बहुत बड़ा बैग, ये सब चीजें, छोटा बच्चा इतना बैग लेके जा रहा है खुद का वेट के बराबर, और ये सब देखते हुए तो नया जो करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया तो उन्होंने फोकस किया लर्निंग विदाउट बर्डन। इन्होंने क्या बोला, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन। और रिडक्शन इन सिलेबस, अब बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस था तो उसको भी रिड्यूस करने की इन्होंने बात की कि ये रिडक्शन होना चाहिए, अभी छोटे बच्चे इतना सब सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। और एज एप्रोप्रिएट कंसेप्ट की बात की। इन्होंने कहा कि ऐसे कंसेप्ट, एज एप्रोप्रिएट का मतलब हो गया कि जैसी एज है बच्चे की उसी के अकॉर्डिंग ही कंसेप्ट को इंक्लूड किया जाए। ऐसा भी ना हो कि 10th का बच्चा है और कंसेप्ट वो 12th का पढ़ रहा है। तो एक प्रॉपर लॉजिकल एक पेडागोजी होगी जिसके थ्रू ही आपको वो कंसेप्ट को और उसको दोनों को मैपिंग करनी है एज पर द एज। तो ये मेजर एनसीएफ का 2005। तो क्वेश्चन कैन बी लाइक कैन आस्क यू दैट इन एनसीएफ 2005 व्हाट आर द मेजर आउटपुट्स और मेजर ऑब्जेक्टिव्स। तो उन्होंने बोला कि लर्निंग करनी है पर बर्डन नहीं रखना, सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी सिलेबस हो रहा है उसको रिड्यूस किया जाए, जिससे मगिंग लर्निंग जो चल रही है उसका
आगे प्रोसेस में आ रही है, तो उसको थोड़ा कम किया जाए। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हमने थोड़ा थोड़ा हर एनसीएफ के बारे में पढ़ लिया है। इससे ज्यादा पढ़ने की एनसीएफ में जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि एनसीएफ आपका जो इम्पोर्टेंट है ये वाला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम पढ़ चुके हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रिसेंट वाली 2020 वाली हम देख चुके हैं। इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पता है एनसीईआरटी क्या करेगी। एनसीईआरटी लाएगी एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो उससे पहले अभी न्यूज में रहा है ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023। अब ड्राफ्ट है मींस ये फीडबैक लिया जा रहा है डिफरेंट स्टेक होल्डर से, और जब ये फीडबैक पूरा एक विंडो खत्म हो जाएगी फिर इसके बाद जो स्टडी करी जाएगी। अब ये एनसीएफ जो आ रहा है अगेन के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये चीजें हो रही हैं। जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अध्यक्षता की थी वही इसके चेयरमैन है। जो अगला ये आपका ड्राफ्ट ये रखा है, अब ये इनकी कमेटी अगेन इसके जो फीडबैक्स को स्टडी करेगी और फाइनल एक ड्राफ्ट तैयार करेगी जो दिसंबर 2023 तक आने की चांसेस है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे कि इसमें अभी न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें रही हैं। बहुत कुछ अभी हमने देखा कि न्यूज़ में था और बहुत ज़्यादा उस पर अपोजिशन हो रहा है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे अपोजिशन हो रहा है और क्या बेसिकली होना चाहिए वो हम थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो ये जो एनसीएफ आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 जो ड्राफ्ट है उन्होंने उसको 4 पार्ट में ब्रेक किया है। सबसे पहला पार्ट उन्होंने बोला है कि द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड, अब ये हम पढ़ चुके हैं अभी कि अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये अर्ली चाइल्ड केयर की भी बात कर रही है। अब इससे पहले 6 से 14 साल तक के बच्चों की बात की थी, इस बार 3 से 18 तक की बात कर रहे हैं, और वो 3 से 6 वाला जो फेज है उसमें वो अर्ली चाइल्ड केयर की बात हो रही है। तो पहला तो नेशनल करिकुलम ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है। दूसरा की हम बात करें तो उन्होंने बोला है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। फिर उन्होंने टीचर एजुकेशन की भी बात की है और एडल्ट एजुकेशन की भी बात की है। उन्होंने टीचर एजुकेशन की बात की है और एडल्ट एजुकेशन की बात की है। ये 4 इसके बेसिक पार्ट हैं। जब हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो ये 4 पार्ट में मिलके ये बना है। तो जो इसका ड्राफ्ट है उसमें मेजर क्या क्या चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। सब इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं आगे क्या क्या है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो हमारा कब से कब तक है, 3 to 18 को कवर कर रहा है। तो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो 3 to 18 ईयर्स ऑफ एज स्टूडेंट्स को कवर कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या है, इसमें बोला गया है कि जो टीचिंग होगी फ्रॉम हिस्ट्री से चीजें इंक्लूड की जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बुद्धिज्म को फॉलो किया जाएगा, जैनिज्म को फॉलो किया जाएगा, वैदिक पीरियड की जो चीजें रही उनको फॉलो किया जाएगा। मींस ये ओवरऑल डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक और मॉरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इन सब चीजों को कहने का, इनको इंक्लूड करने का मतलब ये बच्चों का एक मॉरल डेवलपमेंट हो। जो आज के टाइम पे वायलेंस और डिफरेंट प्रॉब्लम्स सोसाइटी फेस कर रही है, अगर उस टाइम का जो एंशियंट टाइम का एजुकेशन सिस्टम या एंशियंट टाइम की फिलॉसफी को थोड़ा बच्चों के एजुकेशन में ऐड किया जाए तो उससे बच्चों का एक मॉरल डेवलप होगा। और अगर बच्चों का मॉरल डेवलप हो गया तो एक सोसाइटी डेवलप होगी, और ऐसी सोसाइटी डेवलप होगी जहाँ पे हम एक वसुधैव कुटुंबकम की तरह रह सकें। और अगला जो मेजर इनका जो चेंजेस है, ये जो बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है कि कोई एग्जाम नहीं होगा टिल 12th, नो एग्जाम टिल 12th। आगे इन्होंने क्या बोला है
प्रॉपर इन्होंने करिकुलम दिया है। उससे पहले इन्होंने एक चीज और बोली है, जो मॉड्यूलर बोर्ड है, एग्जाम मॉड्यूलर बोर्ड के एग्जाम की तरह होगा, ना कि अब तक का जो एग्जिस्टिंग बोर्ड एग्जाम होता था फाइनल, एक पूरे साल बच्चा पढ़ेगा, फाइनल में एक एग्जाम देगा, वो ही डिसाइड करेगा कि बच्चे का कैसा परफॉर्मेंस रहा पूरे साल में। अब ऐसा एक सिंगल एग्जाम डिसाइड नहीं करेगा, एग्जाम होंगे मॉड्यूल्स में। जैसे एक साल का पूरा कोर्स है और एक साल में पहले 3 महीने पे हो गया, फिर 3 महीने पे हो गया, फिर 3 महीने पे हो गया। सपोज ये 3 महीने पे 3 एग्जाम हो गए, और इन तीनों एग्जाम का जो सम होगा या एवरेज होगा वो आपका फाइनल ग्रेड तय करेगा। एक सिंगल एग्जाम नहीं होगा। मींस अभी क्या हो रहा है कि बच्चा पूरे पहले स्टार्टिंग के 4-5-6 महीने नहीं पढ़ रहा है और लास्ट के 1-2 महीने अच्छे से पढ़ लिया तो पास हो गया। अब आपको पूरा ही परफॉर्मेंस पूरे साल अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा और मॉड्यूल की फॉर्म में करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता था कि बच्चा पूरे साल अच्छा पढ़ा, एग्जाम में तबीयत खराब हो गई तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो वो सारी चीजें इंक्लूड करते हुए इन्होंने बोर्ड एग्जाम को ऐसा रखने के बारे में मॉड्यूल की फॉर्म में मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम होगा, ना कि सिंगल एग्जाम आपका ये डिसाइड करेगा कि कैसे चीजें होनी चाहिए। और भी आगे इन्होंने चीजें थोड़ा मल्टी स्ट्रीम की बात की है। मल्टी स्ट्रीम जो हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, उसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स आपके एसेंशियल्स होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स मॉड्यूलर होंगे, और उसके साथ साथ आपको सेमेस्टर, जैसे 11th एंड 12th में एक सेमेस्टर टाइप फॉलो करना पड़ेगा। मींस 11th एंड 12th मिला के टोटल 4 सेमेस्टर में कंप्लीट होगी, और हर सेमेस्टर में 4 टोटल सब्जेक्ट्स होंगे, तो टोटल 16 सब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने होंगे इन 2 सालों में। ऐसे ही 9th 10th का। तो ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम होगा, इसमें मल्टी स्ट्रीम सब्जेक्ट होगा और एक इंटर ऑपरेबिलिटी और एक कनेक्टिविटी होगी सब्जेक्ट्स में। ऐसा नहीं है कि रिजिड सिस्टम हो गया कि पीसीएम वाला पीसीएम ही पढ़ेगा, पीसीबी वाला पीसीबी पढ़ेगा। तो और ज़्यादा डिटेल में एनसीएफ को जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है कि एनसीएफ ड्राफ्ट में भी क्या क्या चेंज करने वाले हैं, ये ही मेजर चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आगे हम वोकेशनल एजुकेशन को पूरा जो अब तक हम कवर कर चुके हैं कि पूरा ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को हमने देखने की कोशिश की है। अब उसमें से जहां जहां वोकेशनल की बातें कही गई, जो चेंजेस किए गए, जो कमेटीज ने रिकमेंडेशंस भेजी, उनको हम जल्दी से कवर करेंगे और ये मॉड्यूल 2 हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।